हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का ये चौथा लेक्चर है और चौथा ही अंतिम लेक्चर है। यदि इस लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मुख्यतः कौन से हम टॉपिक देखेंगे, तो हम देखेंगे संधारित्रों के संयोजन क्या होते हैं, फिर से संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, फिर से वॉन डे ग्राफ जेनित्र क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जी। तो चलिए आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक अदरवाइज हम देखेंगे। मुख्यतः 2-3 टॉपिक हमने दे दिया है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला हम देखेंगे संधारित्रों के संयोजन। तो देखिए संधारित्रों के संयोजन, संधारित्र आप समझ गए, संयोजन मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ेंगे, आपस में मिलेंगे, तो उसी को हम संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। समझ रहे हैं कि जब दो संधारित्र या दो से अधिक संधारित्र, कम से कम दो होंगे तभी ना वो जुड़ेंगे जी। तो जब दो या दो से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। संयोजन कहे, सम्मोहन भी कह सकता है। तो वही बात हमने परिभाषा लिखा है कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का आपस में जुड़ना ही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो ये, जैसे अगर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कि ये एक संधारित्र है, ये हमारा C1 संधारित्र है, ये हमारा C2 संधारित्र है। ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपस में जुड़ गए। इस तरीके से यहाँ पर एक बैटरी ये लग गया, यहाँ पे एक कुंजी लग गया, ये हो गया। तो ये जब दो संधारित्र आपस में जुड़े हुए हैं तो इसे हम संधारित्रों का संयोजन कहेंगे। ठीक है ना। तो कम से कम दो होने चाहिए, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जुड़ना है, संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। ठीक है ना। अगला आता है संधारित्रों के संयोजन के प्रकार। तो इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होते हैं। तो लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान नियत होता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अभी हम आपको ये परिभाषा, आप केवल इतना बात याद रखेंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान क्या होता है, नियत होता है, उसे ही हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मैं आपको फिगर से बता रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 3 संधारित्र हम ले लेते हैं। ये एक हमारा संधारित्र हो गया, ये एक हमने और एक संधारित्र ले लिए, ये एक तीसरा हमने यहाँ पे संधारित्र ले लिए हैं। ठीक है ना। ये हमने 3 क्या कर लिए हैं, ये 3 हमने सबसे पहले तो संधारित्र को ले लिया है। अब इन तीनों संधारित्र को हम आपस में जोड़ देते हैं। अब तीनों संधारित्र को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे और इसको अंत में हम क्या कर देंगे, इसको पृथ्वी के साथ ले जाकर पृथक्कृत कर देंगे। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको प्लस Q आवेश देते हैं। तो देखिए ये 3 संधारित्र हैं, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है। ये 3 संधारित्र हैं, इसको श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा हुआ है। और जब हम इसे प्लस Q आवेश देते हैं तो यहाँ पे याद रखेंगे ये आवेश, इसमें भी Q ही आवेश होगा, यहाँ पे भी Q ही आवेश जाएगा, यहाँ पे भी Q आवेश जाएगा। परंतु इसका जो विभव है ना वो V1 हो जाएगा, C1 का विभव हो जाएगा V2 और C3 का विभव हो जाएगा V3। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, संधारित्र C1, C2, C3 और C1 का विभव V1, C2 का विभव V2 और C3 का विभव V3 हो जाएगा। परंतु जो आवेश है ना, देख रहे हैं सभी में इक्वल है, समान है। इसका मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन, मतलब ऐसा जुड़ना जिसमें क्या होता है, जिसमें आवेश का मान क्या होता है, नियत होता है। नियत मतलब बदलेगा नहीं, सेम टू सेम वही रहेगा।
तो उसी को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देख रहे हैं ना, आवेश का मान यहाँ पे सभी में नियत है, ठीक है ना। तो पहली बात आप समझ गए। तो ये परिभाषा लिखने के बाद आप ये फिगर बना लेंगे। अब हम करेंगे इसकी गणना। अब इससे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, चलिए अब उसको हम करके दिखाते हैं। तो हम लिखते हैं गणना में, क्या लिखते हैं जी, हम लिखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले हम क्या गणना करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V = V1 प्लस V2 और प्लस V3। जब V1 V2 और V3 तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा कुल विभव निकल जाएगा। तो ये हमारा आ गया श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कुल विभव का मान, ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, उसके बाद समझिएगा। उसके बाद समझिएगा, सबसे पहले हमने ये कर लिया, तब हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो है संधारित्र। संधारित्र की धारिता, धारिता का एक हम फॉर्मूला जानते हैं, धारिता का क्या हम फॉर्मूला जानते हैं, C = Q/V। ये आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, C = Q/V पढ़े हुए हैं ना। यदि हम यहाँ पे V इधर गुणा में है, इधर सॉरी भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो CV = Q हो जाएगा। और यहाँ पे CV = Q, मतलब सिंपल सी बात करें कि ये इधर V इधर गुणा भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से Q का जो वैल्यू आएगा वो C × V हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक ये हमारा फॉर्मूला मिला, और दूसरा कि यहाँ से अगर ये C इधर अब गुणा में, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो V का अगर हम यहाँ से मान निकालें ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, Q/ ये C आकर इधर भाग करा देगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिला। तो इस फॉर्मूले की यहाँ पे आवश्यकता हम कर लेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए कि V = Q/C है ना, तो ये देखिए ध्यान से समझेंगे, ये V का मान हम यहाँ से Q/C रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये संधारित्र, मतलब संधारित्र का जो धारिता का फॉर्मूले से ये हमारा फॉर्मूला आया है। तो इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। उसके बाद यदि यहाँ से इसी की सहायता से अगर V1 का मान निकालें, तो देखिए V1 का अगर हम मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, Q। तो V1 के लिए आवेश क्या है, Q ही है, तो हम Q लिख देंगे। परंतु V1 के लिए संधारित्र क्या है, C1 है, तो C1 हम कर देंगे। तो यहाँ पे V1 का मान निकल गया। अब इसी प्रकार V2 का अगर हम मान निकालें, V2 का, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए Q और बाई C2 हो जाएगा, Q/C2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये समीकरण 3 कर देते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। और उसके बाद V3 = क्या हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे V1, V2 और V3 का मान हम निकाल रहे हैं इसके सहायता से। V1, V2 और V3 का मान यहाँ पे हम रख दिए, इसको समीकरण 3 कर देते हैं। सॉरी 3 यहाँ पे 4 हो गया ना, इसको 5 कर लेंगे। अब समझिएगा, कुछ हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण 2, 3, 4, 5 के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो रख देते हैं जी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 2, 3, 4, 5 के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखते हैं तो क्या मिलता है जी, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे V = क्या मिलता है, V1 + V2 + V3, ये हमारा मिलता है V1 + V2 + V3 मिलता है। अब इस पर हम मान रखें तो V का मान क्या है जी, V का मान है Q/C।
तो यहाँ पे V के जगह पर हम क्या लिख देंगे, Q/C लिख देंगे। V1 का जगह पर क्या लिख देंगे, Q/C1। V2 का मान है Q/C2। V3 का मान है Q/C3। आप देख भी सकते हैं, V1 का मान है Q/C1, V2 का मान है Q/C2 और V3 का मान है Q/C3। तो यही हमने मान केवल रखे हुए हैं। अब देखिए सभी में Q है, तो Q को हम कॉमन कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें Q को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचा, यही ना बचे जी। इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, ये Q से ये Q कैंसिल हो गया। तो अब इधर क्या बचा, इधर बचा ओनली 1/C और इधर क्या बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे मिला ना, ये जो हमारा फॉर्मूला यही है जी संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, यही है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला। तो इसको सभी को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। इसको लिखने के बाद ये फिगर बनाइएगा, ये सीक्वेंस वाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देंगे, ठीक है ना। समय कम है दोस्त, नहीं तो मैं और भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरा हम जानेंगे जो है समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान V का मान क्या होता है, नियत होता है, तो उसी को ही हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान Q का मान नियत था और समांतर क्रम संयोजन में V का मान नियत होता है, ठीक है ना। वही लिखा गया है, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान क्या होता है, नियत होता है, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है ना। याद हो गया होगा आपको, सेम टू सेम परिभाषा है, केवल उसमें आवेश था, इसमें विभव है। अब इसका फिगर हम बनाकर आपको समझा देते हैं। जैसे फर्स्ट संधारित्र, सेकेंड संधारित्र और थर्ड संधारित्र, ये तीन हमने संधारित्र को ले लिया है। और तीनों को हम मिला देते हैं यहाँ पे। समझिएगा, ये तीन संधारित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है C1, एक है C2, एक है C3। ये तीन संधारित्र हैं और तीनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इससे प्लस Q आवेश यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया है, पृथ्वी के साथ पृथक्कृत कर दिया है, जहाँ भी का मान 0 होता है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इसमें प्लस Q आवेश दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ से तीन रास्ते बढ़ रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये C1 में जो आवेश जाएगा वो C1 जाएगा, C2 में जो आवेश जाएगा वो Q2 जाएगा और C3 में जो आवेश जाएगा वो Q3 जाएगा। परंतु इसके लिए भी विभव भी रहेगा, इसके लिए भी विभव भी, इसके लिए भी विभव भी रहेगा। मतलब देख रहे हैं ना, सभी के लिए विभव क्या है, नियत है। तो यही हम कह रहे हैं, विभव क्या है यहाँ पे, नियत है। तो हम यही कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन, मतलब ऐसा जुड़ना जिसमें विभव का मान नियत होता है, उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसकी हम गणना करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम क्या गणना करेंगे जी, गणना। सबसे पहले हम गणना यहाँ पे ये करेंगे, सबसे पहले कि हम ये करेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में उपस्थित कुल आवेश की गणना करेंगे। समांतर क्रम संयोजन में उपस्थित कुल आवेश की गणना करेंगे, कुल आवेश की गणना करेंगे। कुल आवेश, तो कुल आवेश Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे Q1, Q2, Q3, जब तीनों को जोड़ देंगे तो कुल आवेश मिल जाएगा। तो यही हम करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सॉरी। तो ये हमने आपस में ऐड कर दिया इन सभी को,
ठीक है ना। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कुल आवेश की गणना कर लिया। अब देखिए, अब संधारित्र के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि धारिता, तब धारिता C = क्या होता है, Q बाई क्या होता है, V होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ से इधर V इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q = C × V आ जाएगा। यही ना फॉर्मूला आ जाएगा जी, Q = C × V आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से देखिए Q का मान हमने यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लिए। इसी प्रकार Q1, Q2, Q3 का निकाल लेते हैं। तो Q1 का क्या हो जाएगा, Q1 का अगर हम देखें तो C1 हो जाएगा। और सभी के लिए देख रहे हैं V1 के लिए V ही है, तो C1 के लिए V ही है। तो ये हमारा Q1 का मान आ गया। Q2 का मान निकाले तो C2 × V हो जाएगा। और Q3 का मान निकाले तो C3 × V हो जाएगा। तो ये हमारा सभी का निकल गया। अब नॉर्मली अब हम क्या करेंगे, ये जब हमारा मान निकल गया तो इसको समीकरण 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब देखिए, जब ऐसा हो गया तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2, 3, 4, 5 के मान को रखने पे, फर्स्ट में 2, 3, 4, 5 के मान को रखने पर अब रखकर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे Q = देखिए, Q = Q1 + Q2 + Q3 है ना, ये हमने, ठीक है, ये है। अब Q1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, C1 V1 लिखेंगे। Q की जगह पर C × V लिख दिए। Q1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, C1 V लिखेंगे, C1 V लिख देंगे। Q2 की जगह पर C2 भी लिखेंगे और Q3 की जगह पर C3 × V लिख देंगे। ये हो गया। यहाँ तक आपको लाइन समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें, सभी में ध्यान से देखेंगे, इसमें भी V है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, तीनों में V है ना, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो ये हमारा C × V = अगर इसमें V को हम कॉमन कर लेते हैं तो इसमें क्या बचा, C1, C2, C3 बचा। तो C1 + C2 + C3 बचा। ये हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ पे C, यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो इस V से ये V कैंसिल हो गया, दोनों गुणा में हैं तो ये कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ से हमारा C का जो मान निकला, C = C1 + C2 + C3, यही ना मान निकला जी हमारा। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, समांतर क्रम संयोजन के लिए ये हमारा मान निकल गया है। समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है C = C1 + C2 + C3 है। तो ये था जी आपका समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला। परिभाषा लिखने के बाद फिगर बनाने के बाद सेम टू सेम ऐसे ही आप लिख देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा अभी फास्ट चल रहा हूं। फास्ट इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना था, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम है। मैं दिल से कहूँ ना तो 1 घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम है। अभी मैं घर पर ही हूँ और आपकी अभी क्लासेस ले रहा हूँ। मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 से 1 घंटे या 15 मिनट ऐसे या 1.5 घंटे हद से हद बचे हुए होंगे, ठीक है ना। तो मैं जल्द से जल्द ये पूरी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फिर से निकलूँगा। लगभग 10 किलोमीटर स्कूल भी है तो जाना भी है, तो एग्ज़ाम है, फिर भी थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर में ज़्यादा है, बट मैं फिर भी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्त, मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए जल्द से जल्द इसको कंप्लीट हम कर ही देते हैं आज। अगला आता है संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा। या तो संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा कहे या संचित ऊर्जा कहे, दोनों बात एक ही है। तो देखिए, किसी संधारित्रों का औसत विभव, यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो कोई भी संधारित्र है तो किसी संधारित्रों का औसत विभव तथा कुल आवेश के गुणनफल को ही संधारित्रों की संचित ऊर्जा कहते हैं। मतलब संधारित्रों की जो स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होता है, वो औसत विभव अगुणे कुल आवेश होता है।
औसत विभव तथा कुल आवेश के बराबर होता है। ठीक है ना, ये आप देख लीजिए, ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, औसत विभव इनटू कुल आवेश। तो हम यही कह रहे हैं किसी संधारित्र का औसत विभव तथा कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब ध्यान से समझेंगे। अगर हम इसका फॉर्मूला से यहाँ से निकालें तो संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। औसत विभव, तो प्रारंभिक विभव 0 होता है, अंतिम विभव भी होता है, अब बाई 2 कर देंगे। अब कुल आवेश है तो Q से गुणा करा देंगे। ठीक है ना, मतलब एक गोलीय चालक है। ठीक है, ध्यान से अगर आप समझें तो मैं आपको समझा दूं, एक गोलीय चालक है। अब इस पर हमने आवेश नहीं दिया है तो उस समय पर विभव इसका क्या होगा, 0 होगा, मतलब प्रारंभिक विभव 0 होगा। ठीक है ना, और जैसे ही हमने इस पर प्लस Q आवेश दिया, जैसे ही हमने इस पर प्लस Q आवेश देते हैं तो इसका विभव जो होता है वो भी अब हो जाता है। तो ये अंतिम विभव है ना, तो औसत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बाई 2। तो प्रारंभिक विभव 0 है तो 0/2 ये हमने लिख दिए हैं। अब प्लस Q आवेश है तो Q से गुणा करा दिया हमने। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो U इक्वल टू क्या मिलता है, यहाँ पे VQ/2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, भी Q में गुणा हो जाएगा। तो या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 और VQ लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 और VQ हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला है। U इक्वल टू हाफ क्या VQ। अब यहाँ से एक और आप याद रखेंगे, अगर एक और चीज़ हम जानते हैं, यहाँ से हम 2-3 फॉर्मूला निकालेंगे। एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप ध्यान से समझेंगे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं C इक्वल टू Q/V, हम फॉर्मूला जानते हैं ना, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में इधर बता दे रहा हूँ, ये रफ कॉपी में आप कर लीजिएगा। यदि हम Q का मान निकालें तो इधर भी इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो ये देखिए Q का मान हो गया। अगर हम केवल V का मान निकालें तो C इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो V का जो मान हो जाएगा वो Q/C हो जाएगा। यही ना होगा जी। तो अब देखिए, ये सबसे पहले Q यहाँ पे है ना, तो Q की जगह पर ये हम रख सकते हैं कि नहीं, C इंटू V रख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, U इक्वल टू हाफ, ये Q है, सॉरी V है, अब Q की जगह पर C इंटू V लिख सकते हैं, फॉर्मूले से हम जानते हैं। तो ये हमने लिख दिया। आगे बढ़ाते हैं, हाफ हो गया। ये देखिए C है तो पहले हम C लिख देते हैं। अब V में गुणा होगा तो हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/2 हो जाएगा, तो V² हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे दूसरा हमारा ये फॉर्मूला मिल गया जो है इम्पॉर्टेंट। ये ज़्यादातर यूज होता है, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ CV²। तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे। एक और आपको हम बता देते हैं। अब देखिए, ये यही ना फॉर्मूला था जी। देखिए, सबसे पहले तो अभी हमने किसका रखा, Q का मान रखा। अब हम Q को नहीं रखेंगे, अब V के मान को रखेंगे। V इक्वल टू Q/C होता है, तो V के जगह पर Q/C रख कर देख लेते हैं। तो U इक्वल टू हाफ, अब V के जगह पर Q/C रखते हैं तो ये Q/C हो जाएगा। अगुड़े Q है तो हमने Q कर दिया। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हाफ, ये Q क्या हो जाएगा, Q² क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये हमारा तीन अभी तक हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया, एक ये संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। परिभाषा लिखने के बाद ये आप फॉर्मूला लिखिएगा, फिर से ये लिखिएगा, उसके बाद सीक्वेंस वाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ये आप चाहें तो साइड में लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दोस्त, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अगला आता है आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण क्या है समझिएगा। तो यहाँ पे माना रहेगा, माना दो समान पिंड A व B हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे।
और ए पर आवेश Q1 संधारित्र C1 और विभव V1 है, और बी पर आवेश Q2 संधारित्र C2 और विभव V2 है, तथा आवेश का पुनर्वितरण के पश्चात विभव जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, V हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी आपको आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है समझिएगा, ध्यान से समझेंगे। ये मान लेते हैं दो पिंड हैं, ये सपोजेड दो पिंड है, एक ये पिंड है और एक ये पिंड है, दो पिंड है। अब देखिए ये हमारा ए पिंड है, ये हमारा बी पिंड है। ए पिंड पर आवेश है वो Q1 है, संधारित्र C1 है और विभव V1 है। बी पिंड है, इस पर आवेश Q2 दिया गया है जिसके कारण विभव V2 उत्पन्न हुआ है और संधारित्र C3 है। जब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात इसका जो विभव हो जाता है वो क्या हो जाता है, V हो जाता है। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात इसका जो विभव होता है वो V हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए। तो हमने यही बात लिखा गया है कि माना दो पिंड A व B हैं तथा A पर प्लस Q आवेश, मतलब A पर आवेश Q1 संधारित्र C1 विभव V1 है तथा B पर आवेश Q2 विभव V2 विभव V2 और संधारित्र C2 है। 2 नंबर पे ऐसे हम लिख देते हैं, संधारित्र C2 और विभव क्या है, विभव V2 है। ठीक है ना। और आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात इसका जो विभव है वो V है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से चूंकि हम एक फॉर्मूला यहाँ पे संधारित्र का की धारिता का फॉर्मूला C=Q/V होता है, ये आप फॉर्मूला जानते होंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से V का मान हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, V ये यहाँ पे आ जाएगा, ये C इधर आ जाएगा तो Q/C हो जाएगा। ठीक है ना, Q/C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे V=Q/C हो गया। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, V=Q/C हो गया। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात यहाँ पे ये है, ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अब यहाँ पे आवेश और C का मान हमें अगर रख देते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, मतलब यदि हम आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात अगर हम देखें, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात अगर हम विभव देखें तो V=Q है, ये कुल आवेश कैसे होगा, जब Q1 और Q2 दोनों आवेशों को जोड़ देंगे तो ये Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। और संधारित्र कुल संधारित्र धारिता कितना होगा, तो जब C1 और C2 को जोड़ देंगे तो C1 प्लस C2 हो गया। तो ये हमारा आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात कुल क्या हो गया, कुल हमारा निकल गया है कुल विभव का मान। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझिएगा कि यहाँ से हम एक और चीज़ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं संधारित्र C=, ठीक है ना, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान से समझेंगे, C=Q/V हम जानते हैं। ये V इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q का जो मान निकलेगा वो C×V निकलेगा, यही नहीं निकलेगा जी। तो Q को कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, स्मॉल Q भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उससे कन्फ्यूजन आप नहीं होइएगा। अब ध्यान से समझेंगे, अगर हम इस पिंड के लिए Q का मान निकालें तो Q1 क्या हो जाएगा, C1V1 है ना, तो C1V1 हम कर देंगे कि नहीं। और यदि हमें Q2 इसका चाहिए तो Q2 क्या हो जाएगा, C2V2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यही अगर मान हम यहाँ पर रखना चाहें तो हम रख सकते हैं कि नहीं, V=Q1 की जगह पर C1V1
अब प्लस C2 V2, अब भाई C1 प्लस C2 है तो C1 प्लस C2 कर दिए। तो ये हमारा आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात क्या मिल गया, कुल विभव का मान निकल गया है। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात कुल विभव का मान, इतना आप लिख लेंगे काफ़ी है जी। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आवेशों के पुनर्वितरण में ये आपको लिख देना है कि माना दो पिंड, ये माना आप क्या कह देंगे कि माना दो पिंड ए व बी हैं, ए पर प्लस क्यू आवेश, विभव ए पर आवेश Q1, विभव संधारित धारिता C1 और विभव V1 है। बी पर आवेश Q2, संधारित्र की धारिता C2 और विभव क्या है V2 है, तथा आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विभव V1 है, सॉरी V है। और उसके बाद ये फिगर बनाकर ये सीक्वेंस वाइज लिख देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट, ठीक। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे आता है वान डे ग्राफ जैनित्र। वान डे ग्राफ जैनित्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। तो देखिए वान डे ग्राफ जैनित्र एक ऐसा यंत्र है, यंत्र मतलब मशीन। वान डे ग्राफ जैनित्र एक ऐसा मशीन है जो लगभग 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब वान डे ग्राफ जैनित्र एक ऐसी मशीन है जो लगभग 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। मतलब बहुत ही अधिक वोल्ट का विभव उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। और ये बहुत ही खतरनाक क्या है, मशीन है भैया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो वान डे ग्राफ जैनित्र एक ऐसी मशीन है जो लगभग 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अब आता है इसकी सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, तो वान डे ग्राफ जैनित्र का कार्य करने का सिद्धांत निम्नलिखित है। अब क्या है जी, दो इसके सिद्धांत है। सबसे पहली बात समझिएगा, किसी आवेशित चालक में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों पर होता है। मतलब कोई भी आवेशित चालक है तो किसी आवेशित चालकों का जो विद्युत विसर्जन होगा वो उसके नुकीले सिरों पर होता है, ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे फिगर से कि कैसे ये सब हो रहा है, क्या नुकीले सिरों पर होता है। ये जो कंघा है ना C1, यहाँ पे देखिए ये कंघा आपको दिखाई दे रहा है, एक इस तरीके से कंघे के तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये C1 और C2 ये कंघा है। तो इसके नुकीले सिरों पर ही ना आवेश का क्या होता है, विद्युत विसर्जन होता है। तो वही लिखा जा रहा है कि किसी आवेशित चालकों का जो विद्युत विसर्जन होता है उसके नुकीले सिरों पर अधिक होता है। दूसरी बात ये कह रहा है कि खोखले गोले पर आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। मतलब अगर ये खोखला गोला है, खोखला गोलीय चालक है, तो इस पर आवेश अगर हम देते हैं प्लस क्यू आवेश, तो ये केवल इसके बाहरी पृष्ठ पर ही आवेश रहेगा, इसकी बाहरी पृष्ठ पर ही आवेश रहेगा। इसके अंदर यदि आवेश का मान कोई पूछ दे तो आप कहेंगे 0 है, ठीक है ना। कोई भी खोखला गोला है उस पर अंदर आवेश 0 होता है, बाहरी पृष्ठों पर आवेश होता है। तो वही लिखा जा रहा है कि खोखले गोले पर आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है, बाहरी ओनली पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको जो सिद्धांत है ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम तीसरा जानेंगे सिद्धांत के बाद कि इसकी रचना क्या है, अब ये कैसे बना है जी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करना चाहूँगा। देखिए एक क्या है यहाँ पे, देखिए अगर मैं पढ़ के सुना दूँ क्या। देखिए इसमें एक धातु का बड़ा खोखला गोला S1 है जो 2 अचालक स्तंभ A व B पर उपस्थित है, तथा इसमें एक रबड़ व सिल्क की बेल्ट लगे होती है जो 2 घिरनियाँ P1 और P2 द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है, तथा इसमें नुकीला कंघा C1 और C2 होता है। C1 कंघा उच्च विभव स्रोत DC से जुड़ा होता है। मतलब आप समझे, मतलब कह रहा है कि सबसे पहले इसमें एक खोखला गोला S होता है, ठीक है ना, जो 2 अचालक स्तंभ A व B पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। तथा इसमें क्या होता है, इसमें एक रबड़, ये व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है, तथा इसमें रबड़ व सिल्क की पट्टियां होती हैं जो 2 घिरनियां P1 और P2, ये 2 घिरनियां हैं P1 और P2 से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना, जिसको विद्युत मोटर की सहायता से हम इसको घुमाते हैं।
और जब घुमाएंगे ना तो ये जो C1 यहाँ पे कंघा है, ठीक है, C1 कंघा है और C2 कंघा है, ये इससे जुड़े हुए हैं। और C1 जो कंघा है वो उच्च DC वोल्ट से जुड़ा हुआ है, DC डायरेक्ट करंट से ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यही बात एक एक करके हम समझा रहे हैं। माना एक धातु का बड़ा खोखला गोला S1 है, माना एक धातु का बड़ा खोखला गोला S1 है, ठीक है, जो दो अचालक स्तंभ A और B पर उपस्थित है, जो दो अचालक स्तंभ A व B पर उपस्थित हैं। यहाँ तक समझ के इसमें एक रबड़ व सिल्क का बेल्ट होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक रबड़ और सिल्क का बेल्ट होता है। ये वाइट से जो दिखाई दे रहा है ये रबड़ और सिल्क का बेल्ट है, जो दो घिरनियाँ P1 व P2 के द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। ये जो P1 और P2 जो क्या है घिरनियाँ हैं, इसको विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती हैं, ठीक है ना। तथा इसमें दो नुकीला कंघा C1 व C2 होते हैं, तथा इसमें क्या होते हैं, दो नुकीला कंघा C1 व C2 होते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि C1 कंघा उच्च विभव वाले स्रोत DC से जुड़ा होता है, और C1 जो कंघा है वो उच्च विभव वाले स्रोत DC से जुड़ा होता है। तो यही तो बात हमने यहाँ से बताया है, ठीक है ना। एक और बात याद रखेंगे, इसको ये 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है, इसीलिए इसके स्टील के आवरण से इसको ढका हुआ रखा हुआ जाता है, स्टील का आवरण से इसको ढका जाता है या पैकिंग करके रखा जाता है, ठीक है। ये इसकी हो गई जी। अब यहाँ पे हमने क्रिया विधि भी लिख दिया है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। क्रिया विधि ये कैसे कार्य करता है, तो चालक या कंघा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देना चाहूँगा। होता यहाँ पे ये है ना कि ये जो C1 कंघा है ये उच्च DC करंट से जुड़ा हुआ है। अब DC से जैसे ही हम आवेश देते हैं, आवेश देंगे तो ये कंघा ना ये रबड़ और सिल्क की बेल्ट है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कंघा C1 है इस पर आवेश क्या होने लगता है, आवेश इकट्ठा होने लगेगा। इकट्ठा होता रहेगा तो एक समय आएगा कि जो आवेश है ना ये रबड़ और सिल्क की जो डोरियां हैं ये घिसेंगी इस कंघे की सहायता से, और घिसेंगी तो ये आवेशित होने लगेंगी। तो इसका जो कंघे पर जो आवेश होगा वो इस रबड़ और सिल्क की डोरियां हैं जो इस तरीके से नाच रही हैं, इस पर जाने लगेगा। अब इस पर जब आवेश जाएगा तो ये आवेश जाते जाते ये C2 कंघा तक जाएगा, और फिर से यहाँ पर भी वो आवेश जाएगा, यहाँ पर भी आवेशित होता रहेगा। फिर से ये आवेश अब इसकी सहायता से ये जो हमारा खोखला गोला है ना इस पर भी आवेश उपस्थित होने लगते हैं, और इसी तरीके से बहुत देर तक ये चलता रहता है। और ये आवेश इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से आवेश ये बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा होने लगते हैं, और ये हवाओं में आवेश बहने लगते हैं, हवाओं में आवेश बहने लगता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे। चालक या कंघा C1 मतलब कंघा C1 को जब उच्च विभव देते हैं तो इसके कारण आवेश उत्पन्न होता है। मतलब क्या बताया गया, जब C1 कंघा को आवेश देते हैं तो क्या होता है, उच्च आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है तो आवेश उत्पन्न होता है, तथा कंघा C1 से अत्यधिक आवेश उत्पन्न होने के कारण, ठीक है ना, तथा ये जो कंघा C1 है इसमें अत्यधिक आवेश उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, तथा रबड़ व सिल्क की डोरियों से आवेश C2 तक पहुंचता है। तो जब यहाँ पे आवेश ज़्यादा हो जाएगा ना तो रबड़ और सिल्क की ये जो डोरियां हैं इससे आवेश जो है वो C2 तक पहुँचता है, C2 कंघा तक, ठीक है ना। तथा कंघा C2 से आवेश इस गोले पर इकट्ठा होने लगता है, तथा C2 से क्या होता है, C2 जो कंघा है उससे आवेश ये जो इस गोला है खोखला इस पर इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। उसके बाद कह रहा है लगातार इकट्ठा होने के कारण आवेश हवा में जाने लगता है। अब लगातार ऐसे ही चलता रहेगा प्रक्रिया तो ये आवेश बहुत सारा इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। तो ये हवाओं में आवेश बहने लगेगी जिससे खतरा होने की डर है। मान लेते हैं हम यहाँ पे चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक आवेश है, क्योंकि आवेश दिखाई तो देता नहीं है। तो इसीलिए इसको स्टील के एक आवरण से ढक दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इससे बचने के लिए एक स्टील के आवरण लगा रहता है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, इसको स्टील के आवरण से ढक देते हैं और जिसमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे कि आग ना लगे, ठीक है ना।
तो ये था जी हमारा वान डे ग्राफ ज़ैनित्र, इतना ही लिखेंगे और ये फिगर बना लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका ले लिए, इसका ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्त वान डे ग्राफ ज़ैनित्र भी आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, इंस्टा। बीच में वीडियो को रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक बात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो हमने कंप्लीटली बना दिया है। यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओनली आपको देखिए, आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स के 15 आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के लगभग आपके 10 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको आराम से ओनली, मैं कह रहा हूं ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, वहां कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं आपको फुल नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली ये फिजिक्स का 99 में मिल जाएगा, और यदि केमिस्ट्री भी चाहिए तो ये भी आपको ओनली 99 में मिल जाएगा। तो एक भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।